ये है कृषि दर्शन। नई सुबह, नई उम्मीद, नए संकल्प साधेंगे। टूटे सपने, टूटे रिश्ते सब संग संग बांधेंगे। मुश्किल कितनी भी हो राहें, आए कितनी भी बाधाएं, थामेंगे हम हाथ, उन्हें हम संग संग लांघेंगे। नई सुबह, नई उम्मीद, नए संकल्प साधेंगे। नववर्ष पे अपने किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ चंचल और स्वागत करती हूं भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का। आज कृषि दर्शन में हम बात करेंगे आज की खेती, संरक्षित खेती की। आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर बनवारी लाल जाट, उप निदेशक उद्यान जयपुर को। उनसे हम जानेंगे कि आज की खेती, संरक्षित खेती और परंपरागत खेती में क्या अंतर है। किसान भाइयों, राम राम। आज अपन जो बात करेंगे वो आज की आवश्यकता संरक्षित खेती, उस पर चर्चा करेंगे और इसमें क्यों आवश्यक है, क्या होती है, इस विषय पे अपन थोड़ा विचार करेंगे, बात करेंगे। जैसा इसका नाम है संरक्षित खेती, तो संरक्षित यानी सुरक्षा देना। जो फसलों को होती है अपने मुख्य रूप से जो जिनका मार्केट रेट ज़्यादा होता है, बाज़ार भाव जिनका ज़्यादा मिलता है, उन फसलों को अपनों को कीड़े मकोड़े, तापमान, सर्दी, इन सब से बचाने के लिए अपने को जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको संरक्षित खेती कहते हैं। और वो उसमें संरक्षित खेती एक बड़ा ही आज का जो विपरीत परिस्थितियाँ हो गई है फसलों के उत्पादन में, और जनसंख्या बढ़ रही है, हर चीज़ की मांग बढ़ रही है और ज़मीन भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो इस स्थिति में अपने को जो संसाधन अपने पास में उपलब्ध है उनको कम से कम जगह में, कम से कम समय में अधिक उत्पादन लेना अपना मुख्य उद्देश्य है। कम संसाधनों की उपलब्धता को मद्देनज़र रखते हुए आज के युग की ये बहुत ही अति आवश्यकता है कि अपन संरक्षित खेती को अपनाएं। और संरक्षित खेती के बिना आने वाले समय में खेती करना या अच्छी पैदावार लेना ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पानी की भी कमी हो रही है, ज़मीन की भी कमी हो रही है, कीड़े मकोड़े बीमारियों का प्रकोप भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और वातावरण में भी जैसा अपन खबरों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके हिसाब से अब बहुत बड़ा बदलाव अपने को देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपने को संरक्षित खेती एक अपने पास में जरिया है। और मैं इस बारे में थोड़ा सा, इससे पहले जो अपन संरक्षित खेती है उसमें क्या क्या इसके घटक होते हैं उसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि संरक्षित खेती में मुख्य रूप से पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, लो टनल, मल्च, वॉकिंग टनल, ये अवयव हैं जो इसके मुख्य घटक हैं जिनका उपयोग करते हुए अपन अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसमें पॉली हाउस, शेडनेट, इनकी लागत थोड़ी ज़्यादा है और लो टनल मल्च है, इनकी लागत काफ़ी कम है, आम आदमी भी इसका उपयोग कर सकता है। तो ये इनका उपयोग जैसी आवश्यकता हो उसके हिसाब से आप करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। आज जो अपने राजस्थान प्रदेश है ये एक संरक्षित खेती का राज्य बनता जा रहा है और उससे में राज्य सरकार, केंद्र सरकार के भी अनुदान का बड़ा महत्व रहा है। उसकी वजह से ये चीज़ें आज आगे बढ़ी है और अनुदान के सहारे किसानों ने काफ़ी शुरुआत करी थी और आज बिना अनुदान के भी किसान इस संरक्षित खेती की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसमें पॉली हाउस वो है, इसमें लागत ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो फसलें हैं वो भी अपने जो वातावरण जो है उसको काफ़ी नियंत्रित, अपने जो तापमान है, जो बरसात का है, या जिस समय जैसे अपने को ज़रूरत नहीं है उस समय बारिश होगी तो फसल में नुकसान होता है, बीमारियां ज़्यादा आती है, कीड़े ज़्यादा आते हैं, दवाई जहर का उपयोग ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसके लिए पॉली हाउस एक ऐसी अवयव है जिसमें आप गर्मी की फसल को ऑफ सीजन में सर्दियों में ले सकते हैं या सर्दी वाली फसल को अपन आगे पीछे करके और ऐसे समय में भी उगा सकते हैं जिससे अपनी आमदनी बढ़ती है। जैसे अपने जो पॉली हाउस होता है
उसमें आज खीरा जैसी फसल वो एकदम सर्दी के मौसम में लिया जाता है, जो कि बिना संरक्षित खेती के या बिना पोली हाउस या शेड नेट के ये संभव ही नहीं था। ऐसे ही लो टनर और मल्च का उपयोग करते हुए आप अपनी फसलों को पाले से बचा सकते हो। यानी बहुत ज़्यादा जो सर्दी पड़ती है, अपने जो उत्तरी राजस्थान है या उत्तरी भारत है, उसमें सर्दी का प्रकोप भारी रहता है। तो अभी जो समय चल रहा है उसमें सर्दी वैसे भी बहुत ज़्यादा है। तो इस स्थिति में फसलों को अपने को पाले से बचाने के लिए मल्च का उपयोग करते हुए उसके साथ में लो टनल का उपयोग करें। और ये बहुत ही सस्ती तकनीक है। उससे अपनी आमदनी तो बढ़ेगी ही, साथ में जो उसमें उत्पादन होगा वो भी बड़ा गुणवत्ता युक्त होगा। और जब लो टनल अपन लगा देते हैं तो उसमें कोई कीड़े या बीमारी भी फसल में आने की संभावना न के बराबर हो जाती है, क्योंकि कीड़ों का उसके ऊपर उनमें प्रवेश भी नहीं हो पाएगा। और जो फसल अपने को अगेती लेनी है, जैसे अपन तरबूज है, खीरा है, लौकी है, अपने खरबूजा है, ये फरवरी के महीने या मार्च के महीने में पक करके ये तैयार हो जाते हैं। उस समय इनकी बाज़ार भाव है वो बहुत ऊंचे होते हैं। और यह भी देखने में आया है कि जिन काश्तकारों ने इसका उपयोग किया है उनका आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है। मैं यहाँ एक चर्चा आपसे थोड़ा सा ये भी करना चाहूँगा कि 2012 में जब मुझे इजराइल जाने का मौका मिला, उसमें देखा कि वहाँ संरक्षित खेती का बड़ा महत्व है। और वहाँ जो कई हमारे साथी आए वो दूसरे देशों से थे, जैसे चाइना है जहाँ की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और वो संरक्षित खेती में अव्वल है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा संरक्षित खेती वहाँ होती है। तो उसको उन लोग साथियों से जब इस बारे में हमने चर्चा करी तो चर्चा में ये देखा कि ये लो टनल और मल्च इसका बड़ा व्यापक उपयोग वो लोग करके और फसलें अधिक ले रहे हैं कम समय में, और या विपरीत परिस्थितियों में भी वो फसलों का उत्पादन ले लेते हैं। तो उसके बाद में जब इस प्रयोग को यहाँ अपनाया और उसके इतने बेहतर परिणाम आए कि आज जयपुर ज़िले में सब्जी बिना मल्च के कोई शायद ही कोई किसान है जो ड्रिप, मल्च और लो टनल का जब सर्दी का सीज़न होता है तो लो टनल का उपयोग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को आया और धीरे धीरे आज पूरे उत्तरी भारत में इस चीज़ को देख करके, अपने यहाँ से देख करके और इस तकनीक को अपना रहे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और क्योंकि धीरे धीरे किसान भाइयों अपन देख रहे हैं कि पानी की उपलब्धता बहुत कम हुई है। जहाँ पहले 15-20 नोजल का पानी हुआ करता था, वहाँ 3 नोजल 4 नोजल का पानी रह गया है। तो यहाँ ये जो मल्च है ये अति उपयोगी चीज़ है। इससे पानी बहुत कम, यानी 2-3 नोजल का भी जहाँ पानी होता है या जहाँ पानी बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ फार्म पॉन्ड बना लिया और उसमें बरसात का पानी इकट्ठा किया और उसमें ड्रिप का उपयोग करते हुए मल्च का उपयोग कर लेते हैं। तो उसमें आप बहुत कम पानी, यानी पानी का इतना बेहतर उपयोग होता है कि आप 90% तक आपकी पानी की बचत होती है। 80-90% तो आसानी से इसमें बचत हो जाती है। और चूँकि ड्रिप साथ में है तो ये जो आज से 10-15 साल पहले जो चीज़ अपने को असंभव लगती थी कि अब तो ये खेती, जहाँ पानी, हमने सुना है खेत गाँव में कि जब पानी ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया साहब, अब क्या करें। तो वहाँ एक नया रास्ता अपन लोगों को मिल गया है और इसमें सरकार का भी बड़ा योगदान रहा है। फार्म पॉन्ड बनाने में सब्सिडी कृषि विभाग और उद्यान विभाग दे रहा है। लो टनल, मल्च, शेड नेट, पोली हाउस, इनके भी बनाने में 50% से 70% या 75% तक का इन योजनाओं के लिए अनुदान उपलब्ध है। और इसके लिए किसान जो है राज किसान साथी पोर्टल पर इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर आपके पास में खुद नहीं कर सकते
तो आप अपना जनाधार लेकर के निकटतम आपका जो ई मित्र है वहाँ जा कर के भी इनका आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अधिक से इसका इन चीज़ों का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इन चीज़ों की अगर कोई आपको तकनीकी जानकारी लेनी हो तो उस संबंध में भी आप अपने कृषि कार्यकर्ता, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कृषि अधिकारी, सहायक निदेशक, इनसे आप चर्चा करके और इन चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो अपने जो मैं अनुदान की जो बात कर रहा था, तो अनुदान तो मिलता ही है, इसके साथ में आप अभी ये इस संरक्षित खेती की महत्ता को समझते हुए बहुत से किसान ऐसे भी हैं जो अपने पूरा भुगतान करके, जिनका नंबर सब, क्योंकि अनुदान सीमित लोगों को मिल पाता है, तो उस स्थिति में किसान अपने खुद के पे 100% अपने पैसा खर्च करके भी पोली हाउस या शेडनेट लगा रहे हैं। इसे जयपुर ज़िला, सीकर ज़िला या नागौर ज़िला, यहाँ काफ़ी किसान ऐसे हैं। मेरा गांव का भी मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जो एक छोटी सी ढाणी है, गांव भी नहीं है, छोटी सी ढाणी है, वहाँ संरक्षित खेती अपनाते हुए बिना, वहाँ कोई भी ट्यूबवेल या कुआं नहीं है, सिर्फ बरसात का पानी इकट्ठा करके फार्म पॉन्ड या जो सामुदायिक जल स्रोत है, जो उद्यान विभाग की योजना है, उसका उपयोग करते हुए पानी कम उपलब्ध होते हुए भी आज मेरे गांव में कोई भी बेरोजगार नहीं है। सारे लोग इसमें जो रोजगार था, और रोजगार भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट पालने जैसा हो, सब अपने का जीवन स्तर सुधरने लगा है। सबके पास में आज 4 व्हीलर गाड़ियाँ लगभग ले आए हैं। तो ये इस संरक्षित खेती की ही देन है कि अपन इसी विपरीत परिस्थितियों में खेती करने की स्थिति में आ रहे हैं। तो ये इन लोगों को देख करते हुए, तो इसमें जो फसलें हैं उनका चुनाव भी बड़ा जरूरी है कि आपके पास में आसपास में बाज़ार कैसा उपलब्ध है, किस चीज़ के भाव अच्छे मिल सकते हैं, कहाँ अच्छे भाव मिल सकते हैं, उस हिसाब से ही फसलों का चयन किया जाए। अभी एक जो इस संरक्षित खेती या जो पोली हाउस शेडनेट का एक जो दूसरा पहलू जो जिसको मेरी नज़र या विभाग की नज़र से सही नहीं प्रतीत हो रहा, वो है एक ही खेती लेना, सिर्फ खीरा। तो ये प्रवृत्ति भी, इसमें भी बदलाव लाना चाहिए और लाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि लाना ही पड़ेगा, क्योंकि लगातार अपन ये एक ही चीज़ की फसल लेते आते हैं, उसमें कीड़े बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जाता है। ये प्रकृति का नियम है कि एक ही चीज़ को अपन बार बार एक ही जगह लेंगे तो उस तरह के कीड़े या बीमारी वो अधिक पनपेंगे, क्योंकि उनके लिए पूरे साल भर तक के लिए उनको खुराक वहाँ मिलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में अपने को फसलों का चयन भी, दूसरी फसलों का भी चयन करना होगा। और इसमें बहुत सारी फसलें ऐसी आती है जिनका अपन इसमें संरक्षित खेती में बुआई कर सकते हैं। जैसे फ्लोरिकल्चर है, फूल, कई तरह के फूल हैं जिनकी मांग आज बाज़ार में बहुत है। इन फूलों की खेती भी इसमें आसानी से की जा सकती है। और खीरे के अलावा जो अन्य सब्जियां हैं उनका भी इसमें भली प्रकार से उत्पादन किया जा सकता है। अभी तो अपन एक ही उस पर बढ़े हैं, विशेष रूप से अपन राजस्थान की मैं बात करूँगा तो राजस्थान में क्योंकि खीरे के अलावा अभी किसान जोड़ दें, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि खीरे का बहुत कम समय में और इसका उत्पादन जल्दी शुरू होने और काफ़ी उत्पादन आने की वजह से किसानों का इसकी ओर आकर्षण बना हुआ है। लेकिन ये अधिक टिकाऊपन नहीं है इसमें, इस तरह का लगातार एक ही फसल लेना ये टिकाऊपन नहीं है। तो इसमें दूसरी फसलों का भी अपने को इसमें चुनाव करना होगा। चुनाव के समय जैसा मैंने बताया कि क्षेत्र विशेष की मांग, आजकल के क्षेत्र विशेष के अलावा दूर दूर का बाज़ार भी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तक के जो व्यापारी है वो यहाँ किसानों के खेतों से उत्पादन होता है, पोली हाउसेज का, शेडनेट का, वो वहाँ से क्रय करके ले जाते हैं। तो ये जब कोई चीज़ का उत्पादन होता है तो अपने आप व्यापारी
उसके पीछे दौड़ते हैं। तो अपन जो सारी जो चर्चा करी संरक्षित खेती क्यों अपनाएं, ये तो अब क्योंकि बताने की आवश्यकता ही नहीं रही। किसान सब आजकल सामान्यतः सबका किसानों को जानकारी है कि इसमें आमदनी तो बढ़ती ही है, आपका उत्पादन भी बढ़ता है, देश का, राज्य का, और रोज़गार भी इसमें मिलते हैं। और जो आजकल पढ़े लिखे, ये बड़ी खुशी होती है कि आजकल पढ़े लिखे युवा भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं, IITian भी इसकी ओर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि संरक्षित खेती आने से ये एक बड़ा चेंज आया है। अन्यथा अपनी जो परंपरागत खेती थी उससे हर कोई मुंह मोड़ रहा था और पलायन अपने राज्य से बाहर हो रहा था, तो वो रुका है, घरों में स्थायित्व आने लगा है। ये जिन लोगों ने मेरे गांव का ही उदाहरण आपने दिया कि वहाँ के लोग अधिकतर जो अपने मेहनत मजदूरी करने के लिए महाराष्ट्र आदि राज्यों में जाते थे, वो सब यहीं खेती करने लग गए, यहीं काम करने लग गए, और उनको अच्छा रोजगार भी मिला है, पैसा भी ज़्यादा मिला है, और एक सम्मानजनक इस जीवन यापन वो आज करने लग गए, जिसकी जो हर कोई चाहता है। तो आप इसको अपना करके अधिक से अधिक अपनी आमदनी को बढ़ाएं और अपने आपको, राज्य को और देश को खुशहाल बनाएं। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारियों का लाभ उठाते हुए आप संरक्षित खेती की तरफ कदम बढ़ाएंगे। आप कार्यक्रम में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, चलते चलते आपको बता दें कि वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इसीलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटा अनाज उगाएं और उसे बाज़ार तक पहुंचाएं। साथ ही साथ सभी दर्शकों से निवेदन है कि अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आप मोटे अनाज का सेवन करें। कार्यक्रम में आज बस इतना ही। बस चलते चलते वही संकल्प दोहराएंगे जो हर बार दोहराते हैं कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल, जय हलधर।